नमस्कार, मैं तेजेंद्र शर्मा लंदन से। दरअसल आज जन सुलभ पुस्तकालय ने मुझे आमंत्रित किया है कि मैं आप लोगों से जुड़ के अपनी कुछ कहानियाँ यहाँ आकर पढूँ। तो अर्पण और मेरे बीच ये तय हुआ कि मैं अपने कहानी संग्रहों की जो शीर्षक कहानी है, उसका पाठ आके हर हफ्ते किया करूँ, तो हर 1 हफ्ते में 1 कहानी। तो मेरा पहला कहानी संग्रह दरअसल 1990 में प्रकाशित हुआ था वाणी प्रकाशन द्वारा, जिसका नाम था काला सागर। तो आज मैं जिस कहानी का पाठ आपके साथ करने जा रहा हूँ, उसका शीर्षक ज़ाहिर है काला सागर ही है, क्योंकि काला सागर ही उस कहानी संग्रह का नाम था। तो मैं आपके साथ थोड़ा-सा शेयर करना चाहूँगा कि ये कहानी काला सागर जो है, इसका थीम क्या है? इसके पीछे की कहानी क्या है? क्योंकि हर कहानी के पीछे कुछ न कुछ मारक स्थितियाँ ऐसी होती हैं जो लेखक को अ, इस तरह से इफ़ेक्ट करती हैं कि वो लिखने को मजबूर हो जाता है। शायद 27 जून 1982 की बात 1985 की बात है कि एयर इंडिया के विमान कनिष्क को आतंकवादियों ने बम धमाके से उड़ा दिया। उड़ान कनाडा के टोरंटो से लंदन आ रही थी। रास्ते में आयरलैंड के पास एक जगह है कॉर्क। कॉर्क में विमान का मलबा गिरा। तो उस विमान में 329 यात्री और क्रू मेंबर थे। तो ज़ाहिर है कि उन सबकी मौत हो गई। सब कुछ समुद्र की गहरी तले में समा गया। कुछ शरीर बहते हुए मिले, मगर वो शरीर पूरे नहीं थे, उनके अलग-अलग टुकड़े थे। तो उसके बाद मैं क्योंकि एयर इंडिया केबिन क्रू एसोसिएशन का एक सक्रिय सदस्य था, तो मुझे मौका मिला बहुत से परिवार के लोगों से गुफ्तगू करने का, बातचीत करने का। और मैंने देखा कि किस तरह से लोग अ, व्यवहार करते हैं मौत के बाद भी। मैं देख रहा हूँ कि मित्र जुड़ते जा रहे हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। तो मित्रों अ, हमने कभी कहानी कफन पढ़ी थी प्रेमचंद की। घीसू और माधव को समझने का प्रयास किया था कि वो ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं जो करते हैं। मगर मैंने देखा कि जहाँ घीसू और माधव हालात के मारे हुए लोग थे, जो काला सागर से जुड़े हुए चरित्र हैं, वो सब के सब खाते-पीते घरों से हैं और वो अ, इस तरह आर्थिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं इस दुर्घटना से और हर लेवल पे हर इंसान कितना सेल्फ सेंटर्ड, कितना लालची हो जाता है, वो इस कहानी के ज़रिए आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। कहानी का शीर्षक है काला सागर। ये 1990 में वाणी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हुआ था। इसमें 10 कहानियाँ थीं और इस कहानी संग्रह में मेरी 2 कहानियाँ ऐसी थी जो सीधी की सीधी अ, एयर इंडस्ट्री से जुड़ी थी, एयरलाइन से जुड़ी थी। पहली कहानी थी उड़ान, जो एक एयर होस्टेस के जीवन पर आधारित थी और दूसरी थी ये काला सागर जो कि एक विमान दुर्घटना पर आधारित थी। मैं देख रहा हूँ मीरा जी हैं, गीता है, पूनम है, उदय भानु पांडे हैं, योग्यता भी जुड़ी हुई हैं और जितने भी मित्र हैं, चितरंजन जी भी आ गए हैं। तो आप सबका स्वागत करते हुए मैं कहानी पाठ शुरू करूँगा और कहानी के बाद अगर मुझे कुछ और कहना होगा तो मैं कहूँगा और अगर आपके कोई प्रश्न सामने आएँगे, तो मैं उनका जवाब देने का प्रयास करूँगा।
इस बीच में जनसुलभ पुस्तकालय के ज़रिए आपसे पहुँच रहा हूँ, तो मैं उनका धन्यवाद करूँगा कि मेरी कहानी को मेरे नए पाठकों तक पहुँचाया जा रहा है। तो मित्रों, काला सागर कहानी शुरू होती है। इसके नायक मैंने विमल महाजन नाम रखा है उनका। ये हमारे एक मैनेजर हुआ करते थे, नवल राय। उनका चरित्र मुझे बहुत पसंद था, तो उनको दिमाग में रखते हुए इस चरित्र को गढ़ा था। तो मैं अब शुरू कर रहा हूँ कहानी काला सागर, उसका पाठ। विमल महाजन ने आज दफ्तर से अवकाश ले रखा था। उन्हें कई दिनों से लग रहा था जैसे उनका शरीर आवश्यकता से अधिक थकता जा रहा है। उन्होंने फैसला किया कि आज केवल आराम ही किया जाए। देर तक सोए, उठकर आराम से सुबह के कामों से निवृत्त हुए और समाचार पत्र लेकर बैठ गए। आजकल समाचार पत्र पढ़ने में उन्हें कोई विशेष रुचि नहीं रही थी। पंजाब में हो रही घटनाओं को पढ़कर उन्हें एक अजीब सी बेचैनी होने लगती। उन्हें हमेशा याद आता था अपना वो छोटा सा गांव जगरांव, जहां उनका जन्म हुआ था, लुधियाना के करीब ही। जब कभी बहुत प्रसन्न मुद्रा में होते तो कहते, भाई, इस जगरांव में हिंदुस्तान की दो महान विभूतियों ने जन्म लिया है, पता है? दूसरे का नाम है लाला लाजपत राय। और फिर हंस पड़ते। किंतु आजकल जैसे खुद से ही सवाल पूछते रहते हैं, क्या हो गया है अपने पंजाब को। एक दिन भावुक होकर पत्नी से बोले, रंजना, हम तो एकदम स्टेटलेस होकर रह गए हैं। अरे भाई, यहाँ बंबई वाले तो नारा लगाते हैं, सुंदर मुंबई, मराठी मुंबई। यानी हम तो यहाँ के कभी हो नहीं सकते। और पंजाब जाने का अर्थ है मौत को दावत देना। इतना बुरा हाल तो 47 में भी नहीं हुआ था। और फिर वो एक गहरी सोच में डूब गए थे। कितना भयावह विचार है। आपकी मातृभूमि आपसे छिन जाए बिना किसी अपराध के। विमल महाजन को एयरलाइन की नौकरी करते हुए 30 वर्ष हो गए थे। बस 4-5 वर्ष में रिटायर होने वाले थे। सारी दुनिया ही उनके छोटे से संसार का हिस्सा बनी हुई थी। एक विमान परिचारक की हैसियत से उन्होंने नौकरी शुरू की थी, परंतु अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर इस उच्च पद पर पहुंच गए थे। इस बीच उनका विवाह भी हुआ और 3 बच्चे भी। कैसे समय निकलता जा रहा है उनकी मुट्ठी से। वैसे उन्हें देखकर कोई ये नहीं मान सकता था कि वो 2-2 बच्चों के नाना भी हैं। इसका कारण संभवतः उनका पहनावा था, जिसके प्रति वो अतिरिक्त सचेत रहते थे। इतने ही वो अपनी सेहत के बारे में भी थे। स्पष्टवादिता उनकी एक और विशेषता थी, जिसके कारण वो कभी प्रशंसा तो कभी आलोचना के पात्र बनते थे। विमल महाजन ने समाचार पत्र को 2-3 बार उलट-पुलट कर देख लिया था और आराम कुर्सी पर अलसा रहे थे। तभी फोन की घंटी बजी। उन्हें काफी कोफ्त हुई। आज का दिन वो आराम से ही बिताना चाहते थे। टेलीफोन या अन्य कोई भी विघ्न उन्हें नहीं चाहिए था। अन्यमनस्क भाव से फोन उठाया। फोन एयरपोर्ट से था। वो थोड़े झुंझलाए स्वर में बोले, अरे भाई, आज तो आराम करने दो। महाजन साहब, गजब हो गया। 091 क्रैश हो गई लंदन के पास। क्या? मैं अभी पहुंचता हूं। विमल महाजन के जबड़े थोड़े भिज गए थे। वो जैसे याद करने का प्रयत्न कर रहे थे कि 091 पर कौन कौन सा क्रू मेंबर होगा। लगभग बदहवासी की इस स्थिति में उन्होंने कपड़े पहने और ऑफिस चलने को तैयार हो गए। रंजना, उनकी पत्नी, समझ गई कि कोई गड़बड़ अवश्य है। जब कभी विमल महाजन परेशान होते तो उनके जबड़े भिज जाते थे। क्या बात है जी, आप तो आज आराम करने वाले थे, फिर एकाएक कहाँ की तैयारी होने लगी है? रंजू, न्यूयॉर्क फ्लाइट क्रैश हो गई। दफ्तर। क्या? अरे, अरुण भी तो न्यूयॉर्क गया है।
अरुण, हे भगवान! सब ठीक हो। देखो, मैं अभी ऑफ़िस जाकर तुम्हें फ़ोन करूँगा। विमल महाजन का स्वर भर्रा उठा था और वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे। रास्ते भर अरुण के विषय में सोचते रहे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अरुण की पत्नी को वो कैसे समाचार दे पाएँगे। अरुण उन्हें अपने बेटे के समान प्रिय था। उसके विवाह में वो अपने सारे सिद्धांतों को ताक पर रखकर, सिर पर पगड़ी पहनकर घोड़ी के सामने नाचे थे। अनुराधा, अरुण की पत्नी भी उनका बहुत आदर करती थी। उनके हाथ ठंडे हुए जा रहे थे। नास्तिक होते हुए भी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि अरुण सुरक्षित हो। दफ्तर के बाहर कुछ लोग जमा थे, यानी कि खबर फैल चुकी थी। सबके चेहरों पर सहमी हुई उत्सुकता थी। सब दुर्घटना के विषय में जानना चाहते थे, पर कैसे पूछे, कौन पूछे? उनके सहायक अफजल खान ने ही उन्हें बताया। सर, फ्लाइट 091 मॉन्ट्रियल से लंदन आ रही थी। रास्ते में लंदन के करीब सागर के ऊपर ही फ्लाइट में एक धमाका हुआ और फ्लाइट क्रैश हो गई। अभी पूरी डिटेल्स आनी बाकी है। विमल महाजन ने अपने आप को व्यवस्थित किया और लंदन फोन मिलाने लगे ताकि पूरा समाचार मिल सके और वो आगे की कार्यवाही आरंभ कर सके। परंतु फोन मिल नहीं पा रहा था। क्रू लिस्ट देखी, अरुण का नाम उसमें नहीं था। उन्हें कुछ राहत महसूस हुई, पर पर जो लोग फ्लाइट पर थे, वो सब तो उनको अपने परिचितों में से ही थे ना। रमेश कुमार, जिसका अभी-अभी 3 महीने पहले ही विवाह हुआ था। माँ-बाप की इच्छा के विरुद्ध एक पारसी एयर होस्टेस से विवाह किया था उसने। दोनों ही इस फ्लाइट पर थे। काश ये खबर झूठी हो। वो मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे। खबर फैलने के साथ-साथ लोगों की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही थी। फोन पर फोन आ रहे थे, पर विमल महाजन का मन हो रहा था कि वे कानों पर हाथ रखकर बैठ जाएं, चुपचाप, किसी के प्रश्नों का कोई उत्तर न दें। मगर चिंतित संबंधियों की जिज्ञासा शांत करना भी तो उनका कर्तव्य था। यदि विमल महाजन स्वयं इस दुर्घटना से इतने विचलित हो गए हैं, तो जिनके भाई बहन, माँ बाप, पति और ना जाने कितने रिश्तेदार उस विमान में आ रहे थे, उनकी चिंता तो स्वाभाविक थी। और वो बिना अपना धैर्य खोए फोन अटेंड करने लगे। टेलेक्स की खटखट शुरू हुई। लंदन से पहला संदेश आया। अनुमान है कि विमान आतंकवाद का शिकार हुआ है। विमान में क्रू व यात्रियों सहित 329 लोग थे। फिलहाल किसी के बचने की कोई सूचना नहीं। यदि कोई बचा भी हो, तो क्या ठंडे अटलांटिक के बर्फीले पानी में जीवित रह पाएगा? विमल महाजन के मस्तिष्क के घोड़े दौड़े जा रहे थे। कहाँ तो यात्री और क्रू मेंबर लंदन पहुंचने के बारे में सोच रहे होंगे और कहाँ गहरे सागर का काला अंधेरा। क्या आतंकवाद का कोई धर्म होता है? सोच जारी थी। क्या एक विमान उड़ा देने से आतंकवादियों की बातें मान ली जाएंगी? क्या इन 329 लोगों को भी शहीद कहा जाएगा? जलियांवाला बाग में भी तो बिल्कुल इतने ही लोग शहीद हुए थे। देश उन्हें आज तक नहीं भुला पाया। क्या इन शहीदों को भी लोग याद रख पाएंगे? मारा तो उन्हें भी गोरी सरकार के आतंकवादी असरों नहीं था। निहत्थे वो भी थे और निहत्थे ये भी। क्या फिर कोई उधम सिंह खड़ा होगा जो कि इन आतंकवादियों का सफाया करेगा? टेलीफोन घंटी बजी। विमल महाजन की तंद्रा टूटी। फोन घर से था। रंजना भी अरुण के लिए परेशान थी। शाम के 7 बज गए थे। यात्रियों के नाते रिश्तेदारों के टेलीफोनों का तांता लग गया था। अब तो लोग एयरपोर्ट पर इकट्ठे हो चुके थे। सबके मुंह पर एक ही सवाल था, कोई खबर आई?
सब मन ही मन अपने संबंधियों की खैर की प्रार्थना कर रहे थे। उन सब की भावनाओं के तूफान को संभाल पाना एयरलाइन के कर्मचारियों के लिए कठिन पड़ रहा था। विमल महाजन स्वयं सबको तसल्लियां दे रहे थे। लंदन से विस्तृत समाचार की प्रतीक्षा हो रही थी। पत्नी का फोन फिर आया। आप एक बार घर आकर खाना तो खा जाते। विमल महाजन ने अपनी झुंझलाहट रंजना पर ही उतार दी। ऐसे में भला कोई खाने के बारे में कैसे सोच सकता है? किंतु नहीं, उनके मातहत एक एक करके अपने पेट को खूब शांत कर आए थे। केवल विमल महाजन स्वयं लोगों को दिलासा देने में व्यस्त थे। टेलेक्स से समाचार आ रहे थे। लंदन से 70 मील दूर आकाश में एक धमाका हुआ और विमान सागर में खो गया। ये भी कि नौकाएं और पनडुब्बियां खोज के लिए भेजी जा रही हैं। विमल महाजन यंत्रवत अपना काम किए जा रहे थे। निश्चय हो गया था कि कोई नहीं बचा इस दुर्घटना में। जहाज के कप्तान विक्रम सिंह विमल महाजन के मित्र थे। बंबई में जब कभी इकट्ठे होते तो दोनों खार जिमखाना में शामें बिताया करते थे। ब्रिज दोनों का प्रिय खेल था। पर विमल महाजन कभी पैसे लगाकर ताश नहीं खेलते थे। कप्तान विक्रम सिंह सदा ही उन्हें पोंगा पंडित कहकर चढ़ाते थे। 6 महीने में ही रिटायर होने वाले थे। मगर अब जैसे कुछ भी शेष नहीं बचा था। न ब्रिज, न पोंगा पंडित, कहने वाला उनका वो दोस्त। फ्लाइट पर सर अनिरुद्ध सेन की तो केवल 6 महीने की बेटी है। जब उनकी पत्नी को यह समाचार मिलेगा तो वो बेचारी कैसे सहन कर पाएगी इस वज्रपात को। कई क्रू मेंबर एयरपोर्ट पर इकट्ठे हो गए थे। विमल महाजन ने कुछ लोगों को घरों में जाकर सूचना देने का काम सौंप दिया। बहुत कठिन काम था। वो जानते थे समाचार सुनकर घर के सदस्यों की प्रतिक्रिया समाचार सुनकर घर के सदस्यों की प्रतिक्रिया सोचकर उनका दिल बैठा जा रहा था। कैसे कहेंगे एक पत्नी को कि उसका पति अब कभी नहीं लौटेगा? कैसे कहेंगे एक बच्ची को कि तुम्हारे पापा अब कभी भी तुम्हारे लिए मिकी माउस और डोनाल्ड डक के खिलौने नहीं लाएंगे? 3-4 दिन सब कुछ अस्त व्यस्त रहा। एयरपोर्ट पर संबंधियों का तांता लगा रहा। विमल महाजन भी पिछली कई रातों से सो नहीं पाए थे। समाचार पत्रों में भी बस एक ही समाचार सुर्खियों में था। विमान दुर्घटना के कारणों का पता लगाना था। ब्लैक बॉक्स की चर्चा थी। जांच समिति का गठन और बहुत सी औपचारिकताएं। 2 दिनों से फाका करते सड़क के किनारे पर बैठे ननकू को भी कहीं से खबर लग गई थी। पोलियोग्रस्त हाथ से सींग दाना चबाते हुए उसने अपने साथी पीटर को खबर सुनाई थी। यार, ये विमान अगर गिरना ही था तो साला समुंदर में क्यों गिरा? सोच, कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें, वीसीआर, टीवी, सोना, साड़ियां, सब के सब बेकार। अरे यहीं कहीं अपने शहर के आसपास गिरता तो कुछ तो अपने हाथ लगता है ना। ए मैन, अभी धंधे का टाइम है, खाली पीली टाइम वेस्ट करने का नहीं क्या? हाँ भाई, गॉड का वास्ते इस गरीब को भी कुछ दे दो। जीसस क्राइस्ट भला करेगा। विदेश के कई आतंकवादी गुटों ने इस दुर्घटना का उत्तरदायित्व ओढ़ा, जैसे कोई बहुत महान कार्य किया गया हो और वो उसका श्रेय लेना चाहते हो। बीमार विकृत मानसिकता के लोग जो निर्दोष लोगों को मौत की नींद सुलाकर गौरवान्वित अनुभव कर रहे थे। विमल महाजन का मन तृष्णा से भर उठा। एयरलाइन के हेडक्वार्टर में कई मीटिंग हुई। तय हुआ कि विदेशी नागरिकों का वहां के कानून के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा और भारतीयों को भारतीय कानून के अंतर्गत। रंग भेद का यह भी एक रूप था। चमड़ी चमड़ी में फर्क जो होता है। विमल महाजन ने प्रस्ताव रखा कि एक
विमान चार्टर किया जाए और मरने वालों के निकटतम संबंधियों को लंदन भेजा जाए, जिससे वो अपने प्रियजनों की लाशें तो पहचान सके। उच्च अधिकारियों ने स्वीकृति दे दी। क्रू यूनियन ने प्रत्येक मृतक क्रू मेंबर के परिवार के लिए 1-1 लाख रुपया देने का फैसला किया। विमल महाजन को झटका सा लगा जब रमेश कुमार के पिता उससे मिलने दफ्तर पहुंचे। मिस्टर महाजन, मैं रमेश का पिता हूं। दरअसल आजकल मैं और मेरी पत्नी तलाक लेकर अलग अलग रह रहे हैं। आपको याद होगा, पिछले क्रैश में मेरी बेटी नीना की मौत हो गई थी। उस वक्त भी एयरलाइन और क्रू यूनियन ने मुआवजा मुझे ही दिया था। मैं चाहता हूं कि अब भी मेरे बेटे और बहू की मृत्यु का मुआवजा मुझे ही मिले। इससे पहले कि मेरी पत्नी मुआवजे के लिए अर्जी दे, मैं आपके पास अपने क्लेम की अर्जी छोड़े जा रहा हूं, ताकि आप इंसाफ कर सकें। मैं तो अब बूढ़ा हो चला हूं, कमाई का अब और कोई जरिया है नहीं। ठीक है, आप अर्जी छोड़ जाइए, समय आने पर उस पर विचार किया जाएगा। बड़ी कृपा होगी आपकी। नहीं तो इस उम्र में कोर्ट कचहरी जाने की तो शरीर में ताकत नहीं रही। चलता। विमल महाजन किंग कर्तव्य विमूढ़ से कुर्सी पर बैठ गए। शिनाख्त के लिए संबंधियों को लंदन ले जाने की पूरी जिम्मेदारी विमल महाजन को ही सौंपी गई। लंदन जाने के लिए संबंधियों का तांता लग गया था। विमल महाजन तय नहीं कर पा रहे थे किसे भेजें, किसे रोकें। हर रिश्तेदार अपना रिश्ता अधिक नजदीकी बताता था। कोई कहता मैं मामा हूं और कोई कहता चाचा। लंदन जाने के लिए विमान तैयार था। रोते कलपते रिश्तेदारों के बीच विमल महाजन को स्वयं को संयत रख पाना काफी मुश्किल लग रहा था। मिसेस वाडेकर की हिचकियां अभी भी जारी थी। उनका बेटा विदेश से बंबई केवल विवाह करने आ रहा था। उन्हें क्या पता था लंदन जाना पड़ेगा, डोली के स्थान पर अर्थी लेने। मैं तो अपने बेटे को दूल्हा बनाकर ही विदा करूंगी। मिसेस वाडेकर विक्षिप्त अवस्था में बड़बड़ाए जा रही थी। मगन भाई की 20 वर्षीय पोती विदेश से अकेली आ रही। उसके पिता को छुट्टी नहीं मिल पाई थी उसके साथ आने के लिए। खिड़की के पास बैठे वो जैसे शून्य में ताक रहे थे। दो दो मौतों का बोझ लिए दीपिंदर विमान में बैठा था। पिछले सप्ताह ही उसके पिता का देहांत हो गया था और उन्हीं के अंतिम संस्कार के लिए उसका भाई सुखी अमेरिका से आ रहा था। दुख में सब एक थे। किसी का भी कोई धर्म मजहब नहीं था। सुख में था भी तो आतंकवादियों को उससे कोई लेना देना नहीं था। वो हर धर्म वाले को अपनी पशुता का शिकार बना लेते हैं। विश्व भर से अलग अलग एजेंसियों ने अटलांटिक में खोजबीन शुरू कर दी थी। पहले विमान के कुछ क्षतिग्रस्त हिस्से मिले, फिर विक्षिप्त लाशें मिलनी शुरू हुई। लाशों को जैसे किसी ने उधेड़ दिया। चिंदी चिंदी हुए शरीर। लाशें पहचानना भी बहुत कठिन काम था। लंदन में सभी रिश्तेदारों के रहने खाने पीने की व्यवस्था एयरलाइन की ओर से मुफ्त की गई थी। विमल महाजन सभी कार्य बड़ी तत्परता से निभा रहे थे। स्वयं उन्हें अपने खाने पीने और सोने का भी कोई ध्यान नहीं था। वंचित लोगों की सेवा करके संभवतः वो स्वयं को संतुष्ट करना चाहते थे। उनका यही प्रयत्न था कि किसी भी यात्री को कोई शिकायत या असुविधा न हो। एक यात्री विमल महाजन तक पहुंचा। मिस्टर महाजन, खाना पीना तो ठीक है, पर हमें आप कुछ अलाउंस वगैरह भी दिलवाने का प्रबंध करें तो अच्छा होगा।
दरअसल क्या है कि हम सब इतनी जल्दी आए हैं कि एफटीएस का प्रबंध हो नहीं पाया। कम से कम इतना रोज़ाना भत्ता तो हमें मिलना चाहिए कि हमें कहीं बाहर आने-जाने में मुश्किल ना हो। विमल महाजन हैरान थे। शीला देशमुख के पिता किसी सरकारी महकमे में उच्च अधिकारी थे। महाजन साहब, हमारी बेटी ने तो एयरलाइन के लिए जान दे दी। इसके बदले में आप हमें क्या देंगे? चंद रुपए? इस बुढ़ापे में हम उन रुपयों का क्या करेंगे? हमारी दूसरी बेटी अमेरिका में रहती है। हम चाहते हैं कि जब तक हम जिए, मुझे व मेरी पत्नी को हर वर्ष अमेरिका आने-जाने का मुफ्त टिकट मिले। मैं मिनिस्टर साहब से इस बारे में बात करूँगा। विमल महाजन की इच्छा हुई कि सब काम-धाम छोड़कर वापस चले जाएँ। इंसान इतना स्वार्थी भी हो सकता है? ये भावना विहीन लोग इस हादसे से अपना-अपना स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश में लगे हैं। मगर विमल महाजन तो ये सारा काम अपने सहयोगियों को और यात्रियों को श्रद्धांजलि के रूप में कर रहे थे। उन्हें ये सब करना ही होगा और पूरे धैर्य के साथ करना होगा। लंदन के विक्टोरिया अस्पताल का एक हिस्सा, वहां लाशें इकट्ठी की गई। लाशें, लाशें, गहरे नमकीन पानी में से निकाले गए विकृत शरीर। कौन कैसे पहचान कर पाए? भगवान ने कितनी दर्दनाक मौत लिखी थी कुछ इंसानों के लिए। नवजात शिशु से लेकर 70 वर्ष तक की बूढ़ी लाशें। कहीं हाथ गायब है तो कहीं टांग नदारद, कहीं केवल धड़ ही है, ऊपर और नीचे के दोनों ही हिस्से गायब हैं। किसी की अंगूठी पहचानने की कोशिश की जा रही थी तो किसी का लॉकेट। केवल एक लाश साबुत मिली। अपने मासूम चेहरे पर अपार दर्द लिए नैन्सी, माँ और 3 छोटी बहनों का पेट भरने वाली नैन्सी, चेंबूर की झोपड़पट्टी से ऊंची उठी नैन्सी, बिन बाप की बेटी नैन्सी, कमजोर नारी होते हुए भी बलवान पुरुषों से कहीं अधिक पौरुषपूर्ण नैन्सी अब कभी भी खड़ी न हो पाएगी। माँ पछाड़ खाकर गिर पड़ी और संभली। एक सच्चे ईसाई की भांति वीरता दिखाई, बेटी की लाश को चूमा। बूढ़ी कोख में हलचल हुई। अपना पराया हो गया। किंतु अभी 3 बेटियां और हैं घर में। एक ने इसी साल बीए किया है, बाकी दोनों स्कूल में है। उनके लिए माँ को मजबूत बनना है। बेटी को घर ले जाने की तैयारी करने लगी। चेहरे पर निराशा साफ दिखाई देने लगी। किसी भी और लाश को पहचानना लगभग असंभव सा लग रहा था। फैसला किया गया कि सभी लाशों का सामूहिक क्रियाक्रम किया जाए। ये भी तय किया गया कि क्रियाक्रम सागर तट पर ही होगा और वहीं मरने वालों की याद में एक स्मारक भी स्थापित किया जाएगा ताकि विश्व को चेतावनी मिले कि आतंकवाद क्या कर सकता है। विमल महाजन धम से कुर्सी पर बैठ गए। रिश्तेदारों की दिक्कतें दूर करते, ब्रिटिश सरकार व एयरलाइन के अधिकारियों से संपर्क व बातचीत करते उनका शरीर और दिमाग दोनों थक गए। उस पर इतनी सारी लाशों का सामूहिक क्रियाक्रम। उन्होंने आंखें मूंद ली। मिस्टर महाजन जी, उन्होंने आंखें मूंदे ही पूछा, आपसे एक सलाह चाहिए। कहिए। नेत्र खुले। क्या है कि जिस काम के लिए आए थे वो तो हो गया। जरा बताएंगे, अगर शॉपिंग वगैरह करनी हो तो कहाँ सस्ती रहेगी? लंदन में नए हैं ना।
उसके आगे बात सुनने की ताकत विमल महाजन में थी नहीं। हाउंसलो हाई स्ट्रीट पर 50-100 की गिनती बढ़ने से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। हर काम यथावत जारी है। डिक्सन्स, बूट्स, मार्क्स, वूलवर्थ, हर जगह कुछ अनजाने चेहरे दिखाई दे रहे हैं। कल सुबह तो वापस बंबई चले जाना है। सभी यथासंभव सामान बटोरने में लगे थे। लंदन में गर्मियों में भी सूर्य देवता आंख मिचौली खेलते रहते हैं। आज उन्होंने पूर्ण विश्राम करने का निर्णय ले लिया है। बादल आसमान में चहलकदमी कर रहे थे। एयरपोर्ट पर, एयरलाइन के काउंटर पर जो नजारे थे वो कुछ कम क्षोभ पैदा करने वाले नहीं। सभी यात्री अधिक से अधिक सामान के साथ चेक इन करने का प्रयास कर रहे थे। काउंटर क्लर्क शौकत अली जी को समझा रहा था, मिस्टर 25 किलो का तो आपका टीवी है। अब देखिए कुल मिला के 60 किलो वजन हो गया आपका सामान का, और हैंडबैग सो अलग। आप केवल 20 किलो सामान ले जा सकते हैं। मगर मैं तो यहाँ अपने भाई की लाश पहचानने आया हूँ। हमारा केस फर्क है। ये भाई की मौत का वजन से क्या संबंध है? एक बार फिर विमल महाजन को ही जाकर अनुरोध करना पड़ा। क्षुब्ध विमल महाजन जैसे तैसे सब कुछ समझाकर यात्रियों को चेक इन करवा रहे थे। विमान ने उड़ान भरी। सीट बेल्ट बांधने के संकेत बंद हुए तो कैबिन में हलचल बढ़ने लगी। विमल महाजन अपनी रिपोर्ट लिखने में व्यस्त थे। यात्रियों को खाना दिया गया। विमल महाजन कैबिन का मुआयना कर रहे थे। मिसेस वाडेकर ने खाने को छुआ तक नहीं था। वो अपने बेटे की लाश को दुल्हा नहीं बना पाई थी क्योंकि लाश की शिनाख्त ही नहीं हो सकी। दीपिंदर 10 दिन में दो लाशों के क्रियाक्रम के गम से उबर नहीं पा रहा था। कुछ यात्री गम गलत करने के लिए पेग पर पेग चढ़ा रहे थे। यार पी ले आज जी भर के, हमें कौन से पैसे देने हैं। ये काम अच्छा कि एयरलाइन ने कि अब की बार ड्रिंक्स फ्री कर दिए। विमल महाजन थोड़ा और आगे बढ़े। क्यों ब्रदर, आपने कौन सा वीसीआर लिया? भाई मुझे तो NV450 मिल गया। बड़ी किस बहुत ही अच्छी किस्मत है आपकी। मैंने तो कई जगह ढूंढा, आखिर में जो मिला ले लिया। हमें कौन सा इंडिया जाके बेचना है। भाई आपने तो सोनी ढूंढ ही लिया। कितने इंच का लिया? जी 27 इंच का। और आपने? हमारे भाग्य में कहा जी, JVC का लिया है, पर देखने में अच्छा लगता है। फिर चॉइस ही कहाँ थी। मौसम में थोड़ी खराबी हुई। यात्रियों को एक झटका सा महसूस हुआ। विमान ब्लैक सी के नजदीक उड़ान भर रहा था। तो मित्रों, ये कहानी है काला सागर। इससे आपको ये तो पता चला होगा कि जो बातचीत है वो 1980-85 के आसपास की है, क्योंकि एशियन गेम्स के बाद भारत में नेशनल का NV450 VCR और सोनी के टेलीविजन 2012 और 2032 बहुत पॉपुलर हो गए थे। तो ये जो लोग लाशें पहचानने गए थे, इनका मुख्य उद्देश्य अपने परिजनों की लाशें पहचानना शायद नहीं था। मैंने अपने जीवन में जो कहानियां लिखी हैं उनमें से कुछ कहानियों में जो कुछ घटित हुआ है, मुझे उसकी उसका पूरा ज्ञान है। जैसे ये जो कहानी है काला सागर, मैं इस कहानी से काफी जुड़ा हूँ। मेरी बहुत सी ऐसी कहानियां भी होती हैं
जिनके चरित्रों को मैं बिल्कुल नहीं जानता। मैं उनसे कभी नहीं मिला। मुझे केवल कोई मित्र, कोई पहचान वाला कुछ पंक्तियाँ दे जाता है। जब मैं आपको बाद में फिर कभी देह की कीमत कहानी सुनाऊँगा, तो बताऊँगा कि उस कहानी के बीज मेरे दिमाग में कैसे पड़े और कैसे मेरे दिल तक पहुँचे। 1985 में जब यूनियन 1 लाख रुपया देती थी, तो वो 1 लाख रुपया बहुत सारा होता था। उसमें बॉम्बे में 1 बेडरूम का फ्लैट आ जाया करता था, इतने पैसे होते थे। इसलिए जो भी बातचीत है, जो भी रवैया है, जो भी एटीट्यूड है सबका, वो उस पीरियड को लेकर है और कहानी उस पीरियड को कवर करते हुए भी जो उसके इमोशंस हैं, वो मेरा प्रयास रहा कि मैं जिस काल में कहानी लिख रहा हूँ, उस काल को स्थापित करते हुए जो कहानी के पीछे की मारक स्थितियाँ हैं, उन्हें मैं सार्वकालिक बना दूँ ताकि अगर 50 साल बाद भी ये कहानी पढ़ी जाए, क्योंकि देखिए करीब-करीब 34 साल तो हो गए इस कहानी को लिखे हुए और 30 साल हो गए इसको संकलन में शामिल हुए। तो अगर 30 साल बाद मेरे पाठकों को, श्रोताओं को, मित्रों को लगता है कि ये कहानी उनके दिल तक पहुँची है, इसकी भावनाएँ, इसकी मारक स्थितियाँ उनके दिल तक पहुँची हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसी ही कहानी शायद ऐसी कहलाती होगी भी जो अ, किसी कालबद्ध सीमा में नहीं रहती, काल को लाँघ के आगे चली जाती है। तो मित्रों आज काला सागर कहानी आपने सुनी। मैं फिर कभी 1 हफ्ते बाद शायद तारीख हम घोषित करेंगे। मेरा अगला कहानी संग्रह जो था जो 1994 में आया, वो ढिबरी टाइट था। तो अगली कहानी जो मैं आपके सामने सुनाऊँगा, वो ढिबरी टाइट है। मैं देख लेता हूँ कहीं कोई प्रश्न किसी ने अगर पूछा हो, तो मैं उसका जवाब दे दूँगा। मधु मेहता कहती हैं कि ईंटों का जंगल और कोष्ठक और कब्र का मुनाफा भी सुनाइए। माया दुबे को संवाद और लेखन अच्छा लगा। सूर्य बालाजी सुन रही हैं? सूर्य बालाजी नमस्कार। आपको सामने देख के बहुत अच्छा लगा। नवीन लोहानी मेरे दोस्त मेरठ से जुड़े हुए हैं। कविता जी हैं, जया केतकी हैं, आशुतोष है लंदन से, माया दुबे, रजत कृष्ण, शिखर त्रिपाठी, हाँ, नूतन भी जुड़ी हुई हैं, नूतन पांडे भी जुड़ी हुई हैं दिल्ली से। नूतन ब्लेसिंग्स फॉर यू, महेंद्र गगन है और ज़किया जी भी सुन रही हैं आज। अच्छा ठीक है, ज़किया जी आपका स्वागत है। प्रभा जी हैं भोपाल से, मु मुखर कविता हैं, अभिषेक सिंह हैं और अंजू जी हैं, रजत कृष्ण हैं, उदय भानु पांडे हैं, कमला नरवरिया। कमला दरअसल मेरी कहानियों पे काम कर रही हैं। कमला ब्लेसिंग्स फॉर यू आल्सो। और हरनोट भाई शिमला से जुड़े हुए हैं। अरे वाह! ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। हीरो वाधवानी भी हैं। मित्रों, आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद और अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अब हम आपसे विदा लेंगे और अर्पण आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मित्रों से मिलवाने का और कहानी सुनाने का। धन्यवाद।